आज का हमारा टॉपिक है टोकोलाइटिक एजेंट्स। टोकोलाइटिक एजेंट्स जो है दीज आर जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन ऑक्सीटॉक्सिक्स। अगर आपको याद हो तो हमने ऑक्सीटॉक्सिक्स में पढ़ा था कि ऑक्सीटॉक्सिक्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर और टू स्टार्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, वो वहाँ पे यूज़ किया जाता था जहाँ पे हमें जैसे वी हैव अ प्रेग्नेंट मदर जिनका फुल टर्म के बाद भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर वी वांटेड टू induce abortion in a mother, या और we wanted to evacuate an abnormal fetus और hydatidiform mole जैसे conditions में। ओके, सो उन केसेस में हम क्या करते थे, we used to give oxytoxics जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को facilitate करते थे, stimulate करते थे। ओके, now this topic of tocolytic agents are entirely opposite to what we have discussed in oxytoxics. Tocolytic agents are given to relax the uterus या uterine muscles या फिर to inhibit the uterine contractions. Okay, so यहाँ पे हम नहीं चाह रहे हैं कि uterine contractions हो। Okay, now which would be the conditions जहाँ पे हम नहीं चाहेंगे? The mother is having an ongoing pregnancy and she is in middle of the pregnancy या she has not completed the term एंड उस दौरान किसी भी रिस्क की वजह से, किसी भी हेल्थ कंडीशन की वजह से अगर ऐसा हो रहा हो कि द कॉन्ट्रैक्शन इज़ गेटिंग स्टार्टेड या बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं, सो दैट इज़ अ रिस्क, क्योंकि बेबी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से दब सकता है, कंप्रेस हो सकता है, फीटल डेथ होने के चांसेस हैं, IUGR होने के चांसेस हैं, मतलब ग्रोथ रिटार्डेशंस होने के चांसेस हैं, बेबी में एस्फेक्सिया होने के चांसेस हैं, या फिर बेबी अबॉर्ट होने के या मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो in that conditions, when the pregnancy is not being able to continue properly because of the abnormal या undue uterine contractions in between the pregnancy, in those cases हम क्या देते हैं, we give tocolytic agents. Okay, now tocolytic agents, this was the introduction. These drugs inhibit the uterine contraction and are used to prolong the pregnancy. Okay, यहाँ पे दो तरीके के drugs हम mainly बात करेंगे which are most widely used. One is isoxsuprine. Isoxsuprine जो है that is also known as dibedilin, and the second one is ritrodrine hydrochloride and that is known as utopar. Okay, so first we will be dealing with the isoxsuprine. Isoxsuprine जो है उसका और जो रिटोड्रिन है उन दोनों का एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों के एक्शंस में क्या है कि व्हेन दिस ड्रग इज़ गिवन इनटू द बॉडी, मींस व्हेन द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड इनटू द प्रेग्नेंट वुमन, इट गोज़ एंड इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वैस्कुलर सिस्टम, मतलब द ब्लड वेसल्स, एंड इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड दैट विल relax the muscles, and that will relax the wall of the blood vessel, and there will not be any contractions, and hence there will be no contractions in the uterine membrane. Okay, साथ ही साथ ये कार्डियक सिस्टम को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करते हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इतना मतलब तेज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो डिलेड या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होने के चांसेस हो। ओके, सो दिस टू फॉर्म्स आर इनडायरेक्टली कॉजिंग द यूट्राइन रिलैक्सेशन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डोसेज एंड रूट्स, यहाँ पे दो तरीके से हमने बात की है। वन इज़ द इनिशियल वन, हम स्टार्टिंग में क्या देते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं। ओके, स्टार्ट हम कैसे करते हैं, वी गिव IV ड्रिप देते हैं आइसोसुप्रिन का। आइसोसुप्रिन जो है वो हम 100 mg देते हैं, 100 mg को डाइल्यूट कर लेते हैं डेक्सट्रोज 5% में, मतलब D5 की एक बॉटल में हम क्या करते हैं 100 mg के आइसोसुप्रिन को डाइल्यूट कर लेते हैं, एंड देन वी एडमिनिस्टर इट एट द रेट ऑफ 0.2 माइक्रोग्राम पर मिनट। ओके, इसको हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे इस ड्रिप को जब तक, मतलब जितनी भी ड्रिप्स लगाने हो, वी कंटिन्यू इट अंटिल द कॉन्ट्रैक्शन हैज़ स्टॉप, एंड उसके 2 घंटे तक भी हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। ओके, इट इज़ डन जस्ट बिकॉज कि जैसे ही द प्रेग्नेंट वुमन इज़ एक्सपीरियंसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, वी माइट गिव द आइसोसुप्रिन या वी माइट गिव द अदर टोकोलाइटिक एजेंट। तो जैसे ही हम उसे ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो डायरेक्टली वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा और वहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। बट इफ़ वी स्टॉप द मेडिसिन देन एंड देयर आर चांसेस कि जैसे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा द कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट अगेन। सो वी डोंट वांट टू हैव दैट सिचुएशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल कंटिन्यू इट अंटिल
द कॉन्ट्रैक्शन हैज़ स्टॉप फॉर प्रायर 2 आवर्स। ओके, तो 2 घंटे बाद एक बार कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, उसके 2 घंटे के बाद हम क्या कर देंगे, ये ड्रिप हम बंद कर देंगे। एंड व्हाट वी डू इज़ फॉर द मेंटेनेंस, क्योंकि आप पूरे दिन, या अगर द मदर हैज़ कम टू यू एट द 4th month ऑफ प्रेगनेंसी और द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, आप उन्हें पूरे कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी तक या टर्म तक आप अपने हॉस्पिटल में तो एडमिटेड नहीं रख सकते इन दिस कंडीशन। सो व्हाट यू डू इज़ यू गिव अ मेंटेनेंस डोज, एंड देन दैट मेंटेनेंस डोज यू विल ईदर यू कैन एडमिनिस्टर एन IM और यू कैन गिव द टैबलेट। ओके, IM में क्या करते हैं, वी गिव 10 mg का IM डोज 6 hourly for 24 hours। सो 24 hours मतलब 4 times यू गिव दिस 10 mg का IM डोज, या फिर आप टैब में क्या करते हैं, वी गिव 10 mg का टैबलेट 6 to 8 hourly। So this is a maintenance dose. This was the initial dose that we give, and this is for the maintenance of the chemical inside the body of the pregnant woman, which will help the uterus not to contract, मतलब to maintain the relaxation। Okay, now contraindication क्या आते हैं, आइसोसुप्रिन के 2 मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वन इज़ हाइपरसेंसिटिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ पोस्टपार्टम। हाइपरसेंसिटिविटी मतलब इफ़ द मदर इज़ हाइपरसेंसिटिव टू सच एनी ड्रग्स, पहले ही हम एक बार एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट डोज दे के टेस्ट कर लेते हैं। इफ़ द मदर इज़ हाइपरसेंसिटिव देन द मदर शुड नॉट बी गिवन टोकोलाइटिक्स, बिकॉज दैट कैन हार्म, दैट कैन मेक that can cause agglutination and that can lead to health risk of the mother or baby, तो हम वो नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हाइपर सेंसिटिव है अगर मदर तो हम उनको नहीं देंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पोस्टपार्टम, मतलब एक बार अगर डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम टोकोलाइटिक्स नहीं देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट द थिंग इज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। नो, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग इज़ वन, द पेशेंट कैन हैव हाइपोटेंशन। There can be one condition because if the blood flow is not enough, मतलब अगर कार्डिक आउटपुट जो है वो वुमन का इतना अच्छा नहीं है या डेफिशिएंट है, और उन हालातों में अगर ब्लड वेसल, मतलब द ब्लड वेसल वाज लाइक दिस, ओके, नाउ यू हैव गिवन द टोकोलाइटिक्स, और टोकोलाइटिक्स देने के बाद द ब्लड वेसल हैज़ इंक्रीज टू दिस, बट द ब्लड सप्लाई हैज़ नॉट इंक्रीज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द प्रेशर विथ विच द ब्लड वॉज मूविंग इन साइड द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल विथ डिक्रीज, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, द वुमन कैन हैव द हाइपोटेंशन। ठीक है, तो अगर वुमन का कार्डिक आउटपुट सफिशिएंट नहीं है उसकी बॉडी और बेबी के सर्वाइवल के लिए, तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं ब्लड वेसल के रिलैक्सेशन की वजह से। ओके, इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं, टेकिकार्डिया होने के चांसेस भी देखे जाते हैं इन सम वुमन विथ टोकोलाइटिक्स बिकॉज ऑफ द कार्डिक स्टिमुलेशन जो ये कॉज करते हैं। तो कार्डिक स्टिमुलेशन की वजह से द हार्ट इज़ आस्क्ड टू pump more, and when the heart is pumping more there are chances of the beat getting very much, तो उस कंडीशन में टेकिकार्डिया होने के चांसेस हैं। पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस हैं। पल्मोनरी एडिमा भी इसी वजह से होता है बिकॉज ऑफ दी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ दी राइट साइडेड या लेफ़्ट साइडेड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, राइट वेंट्रिकल की वजह से या लेफ़्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ giving more blood to the lungs, or it can be because of the backup of the left atrium, जिसकी वजह से भी pulmonary system में बैकलैश हो सकता है, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होने के चांसेस हैं। ओके, कार्डिक एरिथमियाज होने के चांसेस हैं, जो रिदम है कार्डिक का वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो सकता है, नॉट इन एवरी पर्सन बट देर आर चांसेस, क्योंकि ये ड्रग अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो कार्डिक स्टिमुलेशंस की ज़्यादा होने की वजह से जो कार्डिक रिदम है वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर्ड हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट some women face who use tocolytic agents because ऐसा देखा जाता है कि metabolic जो rate है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, that can increase because of the increased cardiac output or increased cardiac pumping, and because of that there are chances कि the glucose can get more absorbed and उस condition में hyperglycemia होने के chances हैं। Okay, so these were some of the side effects. So this is all about isosuprin. So the second drug that we will be dealing is ritodrin hydrochloride, which is also called as Utopur. Okay, now this drug का action वो भी uterine relaxant ही है, ये भी directly vascular smooth muscle पे act
करता है उसको रिलैक्स करा देते हैं, कार्डियक स्टिमुलेशंस को एनहांस कराते हैं और बाय दैट वे इट विल रिलैक्स द यूट्राइन सिस्टम या यूट्राइन मेम्ब्रेन, तो इट विल कॉज द यूट्रस टू रिलैक्स. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डोसेज एंड रूट ऑफ द रिट्रोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, तो जो इनिशियल डोज है वो सेम रहेगा. 100 mg का जो सोल्यूशन जो केमिकल कंपोजिशन है उसको 5% डेक्सट्रोज में हम मिक्स करते हैं. उसके बाद यहाँ पे रेट थोड़ा सा डिफरेंट है. रेट इज़ 1.1 mg पर मिनट. ग्रेजुअली उसको बढ़ाते बढ़ाते देन ग्रेजुअली इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 0.05 mg पर मिनट, और इसको तब तक कंटिन्यू करा जा सकता है जब तक कॉन्ट्रैक्शन होके 2 घंटे या 2 to 2.5 आवर हो जाते हैं. तो देन वी कैन रिलैक्स कि ओके नाउ दिस ड्रग इज़ वर्किंग इन द बॉडी. फिर आप क्या कर सकते हैं, इस ड्रिप को स्टॉप कर सकते हैं. सो 100 mg डाइल्यूटेड in the 5% dextrose. First the dose will be started at 0.1 mg per minute and then 0.05 से और ज़्यादा उसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल द कॉन्ट्रैक्शन सीजेस एंड आफ्टर दैट फॉर द 2 hours. ओके, मेंटेनेंस के लिए हियर ऑल्सो वी कैन गिव ईदर टैबलेट. मोस्ट कॉमनली टैबलेट्स आर गिवन. टैबलेट्स में क्या देते हैं 10 mg 6 to 8 hourly. ओके, पर ओरली जो 10 mg है गिवन हाफ आवर बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द IV ड्रिप. तो जैसे 2 hour होने वाले हैं और आप ड्रिप अगर ऑफ करने वाले हैं, ड्रिप अगर डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, तो ड्रिप डिसकंटिन्यू करने से कुछ आधे घंटे पहले हम क्या करते हैं 10 mg का एक टैबलेट मदर को पहले ही खिला देते हैं ताकि बिल्कुल वो जो कंटिन्यूएशन ऑफ केमिकल इन द ब्लड है वो चलता रहे. सो देन 10 mg इज़ गिवन 2 hourly 24 hours के लिए, और फिर आगे के नेक्स्ट डे के लिए 10 to 20 mg दिया जा सकता है 4 hourly. बट किसी भी दिन में 120 mg से ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट जैसे ही ड्रिप ख़त्म होने वाला है उससे आधे घंटे पहले हमने 10 mg का एक डोज दिया. उसके बाद फर्स्ट 24 hours के लिए 10 mg का डोज दे रहे हैं हर 2 hour में, ठीक है, फॉर 24 hours. नेक्स्ट डे हम 10 to 20 mg जैसे भी ऑब्स्टेट्रिशियन एडवाइस करेंगे उस तरीके से डोज दे सकते हैं 4 hourly. लेकिन ये याद रखना है कि द डोज शुड नॉट एक्सीड 120 mg इन 24 hours. एक दिन में 120 mg से ज़्यादा डोज नहीं लेना है. ओके, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी वो इसमें भी वैसे ही हैं जैसे आइसोसुप्रिन में था. कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम. हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देना है. हाइपरटेंशन या एक्लैम्शिया है तो नहीं देना है. एक्लैम्शिया है मतलब ऑलरेडी अगर द पेशेंट इज़ हैविंग एक्लैम्शिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है अगर मदर का, उस कंडीशन में आप कार्डियक स्टिमुलेशंस नहीं एनहांस कराएंगे बिकॉज उसकी वजह से देयर कुड बी मोर प्रॉब्लम्स दैट द मदर कैन फेस, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, सो इफ़ द मदर इज़ ऑलरेडी हैविंग अ हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम देन यू विल नॉट डू एनीथिंग विच विल इंक्रीज द कार्डियक स्टिमुलेशन. सो उन केसेस में हम नहीं देंगे इस ड्रग को. साथ ही साथ जैसे हमने लास्ट ड्रग में पढ़ा कि हाइपर सेंसिटिविटी में हम नहीं देंगे. यहाँ पे डिसरिदमिया, अगर ऑलरेडी मदर को डिसरिदमिया है तो हम ये वाला ड्रग नहीं देंगे. ओके, सो अगर जिन मदर को एक्लैम्शिया या ये है डिसरिदमिया है उनमें अगर ऑब्स्टेट्रिशियन एडवाइस करें तो आप आइसोसुप्रिन दे सकते हैं, बट उनमें आप रिट्रोड्रिन जो है वो आप नहीं देंगे. ओके, सो दिस इज़ दी 2 drugs of the tocolytic agents. So this was all about the tocolytic agents. You have to be very careful that you should not be getting mistaken in between oxytoxics and tocolytics. Oxytoxics कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, एंड जो ये है टोकोलाइटिक्स है वो कॉन्ट्रैक्शंस को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट कराते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.